शाम का समय। श्रेया और नीलम शॉपिंग के लिए चली गई थी। श्रेया एक बहुत ही बड़े मॉल के बाहर टैक्सी रोकने को बोलती है और टैक्सी से उतर जाती है। नीलम भी उसके पीछे उतरती है। नीलम उस बड़े से मॉल को देखते हुए बोलती है, श्रेया, तू यहाँ क्यों आ गई? श्रेया बोलती है, तो और कहाँ जाना था भाभी? हम शॉपिंग करने आए हैं ना। तो चलो, आज मैं आपको शॉपिंग करवाती हूँ इस मॉल से। आपको जो चाहिए आप ले लेना, बिल्कुल भी प्राइस मत देखना। सारा खर्च मेरी तरफ से होगा। नीलम श्रेया की बात सुनकर उससे बोलती है, अरे पर श्रेया, तू नहीं जानती, यहाँ पर बहुत ही महंगी चीजें मिलती हैं। वे सारी चीजें हम मार्केट से भी जाकर सस्ते दामों में और कम करवा कर भी ले सकते हैं, पर यहाँ एक ही फिक्स प्राइस में चीजें लेनी पड़ेगी। श्रेया बोलती है, भाभी, मैंने कहा ना, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आपको जो चीज पसंद है आप वे ले लेना। आज का सारा पेमेंट मैं करूंगी। नीलम बोलती है, अच्छा एक बात बता, तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? श्रेया बोलती है, मैंने आपको बताया तो था कि मैं जॉब करने लगी हूँ, वे भी रुद्र प्रताप सिंह के कंपनी में। तो आपको क्या लगता है कि वे मुझे छोटे मोटे सैलरी देता है? नहीं भाभी, वहाँ काम करना मतलब लाइफ सेट। और आपको पता है, वहाँ की सैलरी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है। मैंने वहीं से पैसे बचाए थे ताकि मैं जब यहाँ आऊँ तो हम दोनों शॉपिंग करने जाएं। अब अंदर चले या रोड पर ही खड़े होकर सारी बातें कर लेंगी आप? नीलम मुस्कुराकर टैक्सी वाले को पैसे देती है। दोनों फिर मॉल के अंदर आ जाती हैं। नीलम अंदर से मॉल को देखने लगती है। अंदर से भी मॉल बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। नीलम का मुंह खुला का खुला रह जाता है। श्रेया भी पहली बार उस मॉल में आई थी। वे उस मॉल को चारों तरफ से देख रही थी। वहीं दो आंखें श्रेया को लगातार घूर रही थी। एक आदमी श्रेया को बहुत ही देर से देख रहा था। जब श्रेया टैक्सी से उतरकर मॉल के अंदर गई थी, तब से वे आदमी श्रेया को ही देख रहा था। वे आदमी किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से किसी की सख्ती भरी आवाज आती है, क्या हुआ, बोल। आदमी बोला, रोनित सर, आपकी मैडम यहाँ अपनी भाभी के साथ मॉल आई हुई हैं। रोनित बोलता है, क्या? ये तो क्या बोल रहा है बिट्टू? बिट्टू रोनित का खास आदमी था। रोनित ने उसे श्रेया के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। बिट्टू रोनित से बोलता है, हाँ सर, सही बोल रहा हूँ। सुबह आपको घर से बाहर निकाल दिया था ना, उन दोनों भाई बहनों ने मिलकर। और उस श्रेया ने आपसे शादी करने के लिए मना कर दिया था। आप कहो तो अभी इसे उठाकर आपके बंगले में ले आता हूँ। रोनित बिट्टू की बात सुनकर हंसते हुए बोलता है, ठीक है, मैं अपने और आदमियों को भेजता हूँ मॉल। आज की रात तो मैं अपने जान श्रेया के साथ ही बिताऊंगा। बिट्टू के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वे कॉल कट कर देता है। रोनित भी कॉल काटकर अपने बिस्तर की तरफ देखता है। उसके बिस्तर में दो लड़कियां बैठी हुई थी। रोनित उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों जाओ यहाँ से, आज तुम दोनों की जरूरत नहीं है। आज इस बिस्तर पर श्रेया रहेगी मेरे साथ, और कोई नहीं। इतना बोलकर वे नोटों की गड्डी उन लड़कियों की तरफ फेंक देता है। वे दोनों लड़कियां उठकर नोटों की गड्डी अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। रोनित फिर दीवार पर लगे श्रेया की तस्वीर को देखकर बोलता है, आज तो तुम्हें मेरे साथ ही बिताना पड़ेगा, फिर बहुत ही जल्द मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा। जहाँ श्रेया और नीलम शॉपिंग कर रही थी, वहाँ मॉल में बहुत ही सारी चीजें मौजूद थी जो आज तक नीलम ने देखी नहीं थी। नीलम श्रेया को भी वे चीजें दिखा रही थी। करीब 2 घंटे के बाद नीलम और श्रेया की शॉपिंग पूरी हो जाती है और दोनों काउंटर पर आती हैं। नीलम श्रेया के कान में धीरे से बोलती है, श्रेया, मैंने एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही चीजें ले ली है, पर अब मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा बिल आने वाला है। मुझे घबराहट हो रही है। श्रेया उसे समझाते हुए बोलती है, भाभी, मैंने कहा ना, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, और बिल की तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सारा बिल मैं भरूंगी। थोड़ी देर के बाद श्रेया का भी नंबर आता है। वे सारा सामान काउंटर पर रख देती है। काउंटर वाला पहले सारी चीजें चेक करता है और उसके बाद बिल बनाता है। बिल पूरे 5 लाख का आया था। 5 लाख का नाम सुनकर नीलम को तो चक्कर आने लगते हैं। आज से पहले उसने 5,000 से ज्यादा की शॉपिंग नहीं की थी, और 5 लाख तो उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसे अब ये लगने लगा था कि श्रेया बिल नहीं भर पाएगी और उन दोनों की बहुत ही बेइज्जती होने वाली है। श्रेया अपने पर्स से कार्ड निकालती है और काउंटर वाले के सामने कार्ड आगे कर देती है। वे काउंटर वाला उस कार्ड को ध्यान से देखता है और फिर अपने मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर भी आकर उस कार्ड को देखता है और फिर
हैरानी से श्रेया की तरफ देखता है। श्रेया के होठों पर मुस्कुराहट थी। मैनेजर श्रेया से बोलता है, सॉरी मैडम, आप दोनों खड़ी क्यों हो? आप दोनों कुछ लेंगी? नीलम मैनेजर का अचानक से ऐसा बोलना सुनकर हैरान हो जाती है। वे भी श्रेया की तरफ देखती है। श्रेया मुस्कुराकर बोलती है, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस जल्दी से बिल पेमेंट कर दो, फिर हमें जाना भी है। मैनेजर बोलता है, जी मैडम, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम अपनी कार भेजेंगे आपको घर तक छोड़ने के लिए। श्रेया बोलती है, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग टैक्सी से चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। मैनेजर फिर जल्दी से बिल पेमेंट करता है और अपना सर श्रेया के सामने झुका लेता है। श्रेया मुस्कुराकर नीलम का हाथ थामकर बोलती है, भाभी बाहर चलो, मैनेजर साहब हमारी चीज़ें बाहर टैक्सी तक पहुंचा देंगे। मैनेजर श्रेया की बात सुनकर जल्दी से अपना सर हिलाकर बोलता है, जी मैडम, आप लोग बाहर चलिए, मैं अभी आप लोगों का सामान लेकर बाहर आता हूँ। श्रेया फिर मुस्कुराते हुए नीलम के साथ वहाँ से चली जाती है। वहीं काउंटर वाला मैनेजर को धीरे से बोलता है, सर, कौन थी ये मैडम और ये कार्ड? मैनेजर काउंटर वाले को गुस्से में बोलता है, बेवकूफ, तू नहीं जानता, ये रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी है। ये चाहे ना तो खड़े खड़े पूरा मॉल खरीद सकती है। अब चल मदद कर मेरी ये सारे सामान उठाने में। काउंटर वाला रुद्र का नाम सुनकर ही घबरा गया था। वे और मैनेजर जल्दी से सारा सामान उठाने लगते हैं और फिर दोनों श्रेया और नीलम के पीछे चल देते हैं। श्रेया और नीलम मॉल के बाहर आती हैं। उनके पीछे मॉल का मैनेजर और स्टाफ उन दोनों का बैग हाथ में पकड़े हुए आ रहे थे। श्रेया नीलम से बोलती है, भाभी आप टैक्सी रोको। नीलम टैक्सी रोकने के लिए थोड़ा आगे बढ़ जाती है। तभी दो लड़के आकर श्रेया के सामने खड़े हो जाते हैं। श्रेया उन दोनों लड़कों को देखते हुए बोलती है, क्या चाहिए भाई साहब? श्रेया की बात सुनकर एक लड़का हंसते हुए बोलता है, तू चाहिए, तुझे ले जाने आए हैं। श्रेया बोलती है, क्या? मुझे? पर मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? दूसरा लड़का बोलता है, हमारे सर का हुक्म है कि हम तुम्हें उनके पास ले जाएं। वे आज की रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहते हैं। श्रेया उस लड़के की ये बात सुनकर गुस्से में बोलती है, कौन है तुम्हारे बॉस? पहला लड़का हंसते हुए बोलता है, रोनित कपूर, याद आया नाम? श्रेया रोनित का नाम सुनकर अपने हाथ की मुट्ठी कस लेती है और अपने दांत पीसते हुए बोलती है, हटो मेरे रास्ते से, मुझे कहीं नहीं जाना है। पहला लड़का श्रेया का हाथ पकड़कर बोलता है, हम तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती ले जाएंगे। अगर तुम चाहती हो कि हम ऐसा ना करें तो चुपचाप से चलकर कार में बैठ जाओ, वरना हमें जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ ले जाना पड़ेगा। श्रेया गुस्से में उस लड़की को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और अपनी उंगली दिखाकर दांत पीसते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। वे लड़का अपने गाल पर हाथ रख देता है और श्रेया को अपनी जलती हुई नजरों से देखने लगता है। तभी वहां नीलम आ जाती है और श्रेया को उन लड़कों के साथ देखकर बोलती है, ये लोग कौन हैं? श्रेया गुस्से में बोलती है, इन्हें रोनित ने भेजा है मुझे जबरदस्ती उठाने के लिए। नीलम ये सुनकर गुस्से में बोलती है, ए, चुपचाप से चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वे दोनों लड़के नीलम की बात सुनकर गुस्से में अपना अपना गन निकाल लेते हैं और नीलम के सर पर गन रख देते हैं। श्रेया ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वे उनसे बोलती है, ये क्या कर रहे हो? गन हटाओ वरना गोली चल जाएगी। दूसरा लड़का गुस्से में बोलता है, गाड़ी में बैठ चुपचाप से, वरना अभी तेरी प्यारी भाभी का भेजा यहीं उड़ा देंगे और हमें पुलिस का भी कोई डर नहीं है। अरे, हमारे सर के जेब में पुलिस रहती है और अगर तेरी भाभी मर भी जाएगी ना, तब भी पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, हम तब भी जेल नहीं जा पाएंगे। मैनेजर और मॉल का स्टाफ भी ये सब देख रहे थे। मैनेजर स्टाफ से बोलता है, खड़े खड़े क्या दिख रहे हो? ये सामान यहीं रखो और जल्दी से मॉल के अंदर चलो, हमें इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है। स्टाफ मैनेजर की बात सुनकर श्रेया का सामान वहीं रखकर तुरंत मॉल के अंदर चले जाते हैं। श्रेया नीलम को देख रही थी। नीलम रोते हुए बोलती है, श्रेया मुझे बचा ले, मुझे नहीं मरना है, अभी अभी तो मेरी शादी हुई थी, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती हूँ। श्रेया कुछ कर। श्रेया नीलम को समझाते हुए बोलती है, ठीक है भाभी, आप रोना बंद कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। फिर उन लड़कों की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखकर बोलती है, मैं तुम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, अब गन मेरे भाभी के सर से हटाओ। दोनों लड़के श्रेया की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखते हैं और नीलम के सर से गन हटा देते हैं। नीलम के जान में जान आती है, वे लंबी सांस लेने लगती है
श्रेया फिर जाकर उन लड़कों की कार में बैठ जाती है। वे लड़के भी श्रेया के पीछे बैठ जाते हैं। गाड़ी को बंगले में ले चलो। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके बंगले की तरफ मोड़ देता है। नीलम जल्दी से निशांत को कॉल करके सारी बात बता देती है। वहीं कार में वे लड़के श्रेया को घूर कर देख रहे थे। एक लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है, यार ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। अब समझ आया कि हमारे सर इसके पीछे इतना पागल क्यों हैं। दूसरा लड़का बोलता है, सही कहा, आज की रात तो सर का बहुत ही रोमांटिक गुजरने वाला है। ये बोलकर दोनों लड़के पागलों की तरह हंसने लगते हैं। श्रेया बस उन दोनों को गुस्से में देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। पहला लड़का हंसते हुए श्रेया से बोलता है, तू थोड़ी देर पहले मॉल के बाहर हमें क्या बोल रही थी कि हम तुझे नहीं जानते हैं कि तू कौन है। अरे तुझे अच्छे से जानते हैं हम। तेरे भाई का एक छोटा सा मिठाई का दुकान है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। वे तुझे तो खुश होना चाहिए कि हमारे रोनित सर का दिल आ गया है तेरे ऊपर, वरना तू जैसी दो कौड़ी की लड़की की क्या औकात है उनके सामने। श्रेया उन दो लड़कों की बात गुस्से में सुन रही थी। तभी अचानक से कार एक झटके के साथ रुक जाता है। दूसरा लड़का गुस्से में बोलता है, अबे साले, कार क्यों रोका। ड्राइवर सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, सर सामने देखिए। दोनों लड़के और श्रेया सामने की तरफ देखते हैं। सामने कुछ गाड़ियां खड़ी थी और उन गाड़ियों के सामने करीब 25 से 30 बॉडीगार्ड अपने हाथ में गन लिए खड़े थे और उन सब ने कार को रोका था। वे दोनों लड़के इतने सारे बॉडीगार्ड को देखकर घबरा जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ये इतने सारे बॉडीगार्ड किसके हैं। श्रेया भी उन बॉडीगार्ड को ध्यान से देख रही थी। एक बॉडीगार्ड गुस्से में बोलता है, सब अभी कभी कार से बाहर निकलो। दोनों लड़के, ड्राइवर और श्रेया कार से बाहर निकल जाते हैं। एक बॉडीगार्ड श्रेया के पास आकर अपना सर झुकाकर बोलता है, मैडम आप चलकर उस काली वाली कार में बैठिए, इनको तो हम देख लेंगे। हम रुद्र सर के बॉडीगार्ड हैं। रुद्र का नाम सुनते ही श्रेया के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वे उन दोनों लड़कों को गुस्से में देखकर बोलती है, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। वे दोनों लड़के तो अभी भी हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है। श्रेया फिर से सामने लगे हुए बहुत ही महंगे काले कलर की कार के अंदर जाकर बैठ जाती है। कार के अंदर एक लैपटॉप था जो ऑन था। उसमें रुद्र की तस्वीर आ रही थी। श्रेया लैपटॉप में देखने लगती है। रुद्र उससे बोलता है, श्रेया कौन थे वे लड़के और तुम्हें कहाँ ले जा रहे थे। श्रेया रुद्र को देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है। वे फिर हकलाते हुए बोलती है, रुद्र आपको कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ। रुद्र उसे आंखें दिखाकर बोलता है, तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें एक अंगूठी पहनाया था। श्रेया अपने महंगे अंगूठी की तरफ देखती है। आखिर वह इस अंगूठी को कैसे भूल सकती थी। श्रेया जब अपने घर आ रही थी तो रुद्र ने उसे एक अंगूठी पहनाया था और उसे धमकी भी दिया था कि अगर उसने उस अंगूठी को निकाला तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। उस समय श्रेया को रुद्र की बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आया था। श्रेया अपना सर हिलाकर बोलती है, हाँ रुद्र, मुझे याद है कि आपने आते समय एक अंगूठी मुझे पहनाया था और कहा था कि मैं इस अंगूठी को कभी ना निकालूं, वरना आप मुझे सजा देंगे। रुद्र बोलता है, हाँ चलो, तुम्हें मेरी बात तो याद है। बिल्कुल सही कहा तुमने, इस अंगूठी में मैंने ट्रैकर फिट करवाया है ताकि तुम जहां भी जाओगी ना तो मुझे पता चल जाएगा, और अगर तुम किसी मुसीबत में फंसी तो अंगूठी का रंग लाल हो जाएगा। और यहाँ मैंने भी ऐसे ही सेम अंगूठी पहनी है जो लाल रंग मेरे अंगूठी में भी दिखने लगेगी। लाल रंग से मुझे पता चल जाएगा कि तुम मुसीबत में हो। श्रेया उसकी बात सुनकर अपने अंगूठी की तरफ देखती है जो सच में हल्का लाल था। रुद्र उससे बोलता है, अब तुम मुसीबत में नहीं हो, इसलिए ये अंगूठी भी पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ, कौन थे वे लड़के और तुम्हें कहाँ ले जा रहे थे, और तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो, और वे भी अकेले। श्रेया उसकी बात सुनकर घबराते हुए बोलती है, रुद्र मैं अकेले नहीं आई थी, मैं अपनी भाभी के साथ आई थी शॉपिंग करने, पर ये लोग जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले जाने लगे। वे तो अच्छा हुआ कि आपके बॉडीगार्ड सही समय पर आ गए। थैंक यू रुद्र। पहले आपने जब अंगूठी ये पहनाई थी ना मुझे तो बहुत गुस्सा आया था, पर अब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि खुशी हो रही है। अच्छा हुआ मैंने अंगूठी पहन कर रखी थी, और मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कभी भी इस अंगूठी को अपनी उंगली से नहीं निकालूंगी। रुद्र उसकी बात सुनकर उससे बोलता है, वे तो ठीक है, पर ये बताओ
तुमने अपने परिवार वालों को हमारे शादी के बारे में बताया या नहीं? श्रेया उसकी बात सुनकर अपनी नजर झुका लेती है। रुद्र उसे ही देख रहा था। वे उससे बोलता है, अच्छा, मतलब तुमने अभी तक नहीं बताया? ठीक है, मैं आ रहा हूँ परसों तुम्हारे पास। श्रेया उसकी ये बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या? पर अभी मुझे तो 2 दिन हुआ है। मैं 1 हफ्ते यहाँ रुकना चाहती हूँ रुद्र। रुद्र बोलता है, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं वहाँ आऊँगा और तुम्हारे परिवार को खुद बताऊँगा कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारे साथ वहाँ 1 हफ्ता रुकूंगा भी। मैं भी तो अपने ससुराल वालों से मिलना चाहता हूँ। श्रेया उसकी ये बात सुनकर चौंकते हुए बोलती है, क्या आप यहाँ रहने आ रहे हैं? रुद्र बोलता है, हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? श्रेया बोलती है, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपको हो सकता है क्योंकि आपको अपने बड़े से मेंशन में फुल एसी में रहने की आदत है और मेरे घर में आपको ना वे गद्देदार बेड मिलेगा, ना ही एसी मिलेगा और ना ही वे सारी सुख सुविधाएं जो आपको अपने मेंशन में मिलता है। सोच लीजिए, मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ एक दिन में रुक पाएंगे। रुद्र उसकी बात सुनकर बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रह लूंगा। और वैसे भी मुझे वहां तुम्हारे साथ रहना है। तुम वहां रहोगी ना मेरे करीब, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस तुम्हारे साथ रहने में जो सुकून मिलता है ना, वे सारी सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी नहीं मिलता है। तुम नहीं जानती कि मैं यहाँ तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। अब तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है। पता नहीं इन कुछ दिनों में तुमने क्या जादू कर दिया है मुझ पर। मैंने सोच लिया है, अब जहां भी जाऊंगा तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। श्रेया रुद्र की ये बात सुनकर खोसी गई थी। वे मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। वहीं रुद्र के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। श्रेया को भी धीरे धीरे अब रुद्र पसंद आने लगा था। रुद्र का नाम सुनकर उसके दिल की धड़कन भी अब धड़कने लगी थी। उसे भी धीरे धीरे रुद्र से प्यार होने लगा था। रुद्र ने जब उसे ये कहा कि वे परसों आ रहा है, तो श्रेया की धड़कन तेजी से धड़कने लगी थी। पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। अब वे भी रुद्र से मिलना चाहती थी। रुद्र फिर एक मैसेज करता है और उसके मैसेज करने के बाद कार का ड्राइवर कार के अंदर आ जाता है और कार स्टार्ट करके श्रेया के घर की तरफ बढ़ा देता है। रुद्र अभी भी श्रेया को ही देख रहा था और श्रेया भी खोई हुई थी, उसके चेहरे को निहारे जा रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे और दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। कार थोड़ी देर के बाद श्रेया के घर के सामने आकर रुकती है। ड्राइवर घबराते हुए बोलता है, मैडम, वे आपका घर आ गया। श्रेया बाहर अपने घर की तरफ देखती है और फिर रुद्र की तरफ देखकर बोलती है, मैं जाऊं? रुद्र बोलता है, मन तो नहीं कर रहा तुम्हें जाने देने का। मन कर रहा है कि बस तुम्हें यूं ही सारी रात देखता रहूं। पर ठीक है, 2 दिन के बाद तो मैं आ ही रहा हूँ। उसके बाद तुम्हें खुद से अलग नहीं करूंगा। जाओ, अभी तुम जाकर आराम करो। श्रेया अपना सर हाँ में हिलाकर कार से उतरकर घर के अंदर चली जाती है। तभी उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठी देवकी जी पर जाती है। देवकी जी अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। श्रेया उन्हें रोता हुआ देखकर घबराते हुए उनके पास जाती है और उनके करीब बैठकर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोलती है, माँ, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? देवकी जी श्रेया को अचानक अपने सामने देखकर हैरान हो जाती हैं। वे जल्दी से उसे अपने गले से लगाते हुए बोलती हैं, तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? श्रेया बोलती है, नहीं माँ, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, आपके सामने तो बैठी हूँ। देवकी जी अपने आंसू पोंछते हुए बोलती हैं, पर नीलम का कॉल आया था, उसने बताया कि कुछ लोग तुझे जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। वे लोग रोनित के आदमी थे। तेरी ये खबर सुनकर निशांत भी तुझे खोजने के लिए निकला है। कितनी देर हो गई पर वे दोनों अभी तक घर नहीं आए। मुझे बहुत ही घबराहट हो रही थी कि रोनित तेरे साथ कुछ कर ना दे। श्रेया देवकी जी की बात सुनकर तुरंत निशांत को कॉल लगाती है, पर निशांत का कॉल नहीं लग रहा था। श्रेया फिर नीलम को कॉल लगाती है, पर नीलम का भी कॉल आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। श्रेया घबराते हुए बोलती है, कहीं भाई रोनित के घर न चले जाएं। उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं घर पहुंच चुकी हूँ। वहीं दूसरी तरफ निशांत और नीलम रोनित के घर के बाहर खड़े थे।
गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा था। निशांत लगातार चिल्ला रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर रोनित अपने गार्ड के साथ बाहर आता है। निशांत उसके पास आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है। ये देखकर दो गार्ड उसे रोनित से अलग करते हैं। निशांत गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, कहाँ है मेरी बहन? तेरे आदमी उसे उठाकर ले गए थे। पता कहाँ रखा है तूने उसे? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा साले, जान से मार दूंगा तुझे अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो। बता कहाँ है मेरी बहन? रोनित उसके पास आकर उसके मुंह पर एक पंच मारते हुए बोलता है, शांत हो जा, समझा? मुझे नहीं पता तेरी बहन कहाँ है, वे मेरे पास नहीं है। निशांत उसकी बात सुनकर उसके पेट पर एक लात मारता है, जिससे रोनित कुछ कदम पीछे हट जाता है और अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा? तुझे तो मैं। वे अभी अपनी बात पूरी भी नहीं किया था, तभी नीलम उसे गुस्से में उंगली दिखाकर बोलती है, खबरदार जो मेरे पति को छुआ भी तो तेरी मैं जान निकाल लूंगी। बता कहाँ है श्रेया? तेरे आदमी मेरी आंखों के सामने ही उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे। रोनित नीलम को देखकर हंसते हुए बोलता है, क्या बात है भाभी जी, आप अपने पति की रक्षक बन रही हैं, पर मैं भी देखता हूँ कि आप इसे कब तक बचाती हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, मैं नहीं मारूंगा आपके पति को, क्योंकि अब आपके पति को पुलिस मारेगी। ये बोलकर वे पुलिस को कॉल कर देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां आ जाती है। रोनित पुलिस से झूठ बोलता है कि निशांत उसके घर उससे मारपीट करने आया है। निशांत भी पुलिस के सामने ये बोलता है कि रोनित ने उसकी बहन को किडनैप कर लिया है, पर रोनित शहर का सबसे अमीर आदमी था, इसलिए पुलिस निशांत की बात न मानकर रोनित की बात मानते हैं और उसे जबरदस्ती अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। नीलम भी उनके साथ चली जाती है। पुलिस वाले फिर निशांत को लॉकअप के अंदर डालकर उसे बुरी तरह मारने लगते हैं। नीलम उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि वे ऐसा न करे, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। एक पुलिस वाला नीलम से बोलता है, तुम चुपचाप से अपने घर जाओ, वरना इसके साथ तुम्हें भी लॉकअप के अंदर डाल दूंगा। चले जाओ यहाँ से। नीलम फिर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वे अपने घर आती है। घर पर श्रेया लगातार नीलम और निशांत को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी। नीलम जब घर के अंदर आती है तो श्रेया को अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। वे उसके पास आकर उससे बोलती है, श्रेया तू घर कैसे पहुंची? तुझे तो वे लोग अपनी कार में बैठा कर ले गए थे ना, फिर तू घर कैसे पहुंची? श्रेया बोलती है, भाभी वे मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ भैया कहाँ हैं? मैं आप दोनों को कब से कॉल कर रही थी, पर आप दोनों का कॉल नहीं लग रहा था। भैया कहाँ हैं? इतना बोलकर वे दरवाजे की तरफ देखती है। देवकी जी नीलम से बोलती हैं, नीलम क्या हुआ? निशांत कहाँ है? वे तेरे साथ नहीं आया क्या? नीलम देवकी जी और श्रेया का सवाल सुनकर रोते रोते अपने घुटने पर बैठ जाती है। देवकी जी उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर घबराते हुए बोलती हैं, नीलम तू रो क्यों रही है? बता मुझे क्या हुआ, कहाँ है मेरा निशांत? नीलम रोते हुए देवकी जी को सारी बात बता देती है। श्रेया और देवकी जी नीलम के मुंह से निशांत के जेल जाने की बात सुनकर बुरी तरह चौंक जाती हैं।